हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो। सिर्फ हैप्पी बर्थडे कहने से काम नहीं चलेगा। ओके, आपको मुझे बर्थडे गिफ्ट भी देना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन से आप लक्ष्य बैच को सब्सक्राइब करके मेरे को बर्थडे गिफ्ट दे सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, हाँ, सो यू कैन गिव मी बर्थडे गिफ्ट्स। मेरे को बहुत ढेर सारी चॉकलेट्स मिली हैं बर्थडे से पहले, बबीता ने दी है। हाँ, बहुत सारी चॉकलेट्स है ना। और मुझे किटकैट पसंद है, अगर आप कभी मुझे चॉकलेट देना चाहो तो आप किटकैट चॉकलेट दे सकते हो। किटकैट मुझे जितनी दोगे मैं उतनी खा जाऊंगा। ठीक है, हाँ, तभी तो भालू बन गया हूँ काका की किटकैट है ना। तो क्या होगा, गरीब आदमी को पैसा दोगे खा लेगा, मोटा हो जाएगा, और क्या होगा। तो खैर एनीवेज, सो अभी नहीं है बर्थडे मेरा। सब लोग आ गए, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो बर्थडे कब है मेरा वो तो पता चल जाएगा ना। वो यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो बना देगा हैप्पी बर्थडे, है ना। और अंदर वीडियो में मैं हूँगा ही नहीं, ऐसा भी हो जाता है ना। क्या है सच्चाई फिजिक्स वाला की, आइए जानिए उनके बर्थडे पे। ठीक है, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही मैं सीरियस हो जाऊँ, हाँ सीरियस हो जाओ, ये सब जाके बता देंगे यकीन वालों को कि क्लास में पढ़ाते नहीं, ये सब बकवास करते हैं, है ना। फिर वो सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे फिर, हाँ बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे इतनी फैकल्टी आ गई है, नहीं नहीं नहीं। हाँ तो so I am a very serious teacher over here. So students, we are today starting the topic resonance in series LCR circuit. In the previous lecture we have studied about the series LCR. Okay, no one will comment abusive things here, no one will comment irrelevant comments, won't be tolerated in my lecture. No, see operator, what is happening here? They are commenting irrelevant thing, making like this face. What does this means? I don't know. Like this they are making face. इनकी लग रहा है सुबह सोने के बाद जो यहाँ पे ऐसे हो जाता है वो हो गया। देखा कभी कई लोग के ऐसे हो जाता है सुबह सो के उठने के बाद, है ना, ऐसे रह जाती है, फिर उसके बाद गर्दन, है ना, दिन भर ऐसे ऐसे जा रहे हैं हर जगह ऐसे, है ना, ये होता है। अरे मेरे हुआ था एक बार, तो पापा ने बोला कि हमारे एक फ्रेंड है वो सही कर देते हैं, तो हमको लगा डॉक्टर होंगे। तो पापा लोग के तो फ्रेंड भी डॉक्टर हो, मतलब उनके तो किसको तो वो डॉक्टर समझ लेते हैं, भगवान जाने। तो ले गए अपने एक फ्रेंड के पास, और मैं सच बता रहा हूँ वो गाड़ी के मैकेनिक थे। ठीक है, पापा को लग रहा होगा डॉक्टर है, क्योंकि गाड़ियाँ ठीक करते हैं तो बेटा भी ठीक कर देंगे, हैं। उनको लग रहा है बोनट अटका है कार का, ऐसे झटक देंगे तो गिर जाएगा। तो हाँ, मेरे को याद है, उनका नाम भी याद है, नाम मैं बोलना नहीं चाहता। उनका नाम लुल चाचा था। ठीक है अब तुम लोग हंसने लगोगे इस बात पे। ठीक है, तो उनका नाम लुल चाचा था। अब चाचा कहते हैं पापा के फ्रेंड को, तो मतलब मैकेनिक हिमसेल्फ, मतलब उनकी पूरी, हाँ मतलब गैराज था उनका। पर हाँ मतलब अब भाई हम क्या हैं, हमसे पूछो क्या है, टीचर ही तो हैं। अब ऑनलाइन पढ़ाएं ऑफलाइन पढ़ाएं, है ना, ट्यूशन टीचर ही तो नाम है हमारा, ट्यूशन टीचर, है ना। ट्यूशन टीचर बाद में आएंगे। तो उनका गैराज था अपना, तो मेरी गर्दन ऐसी थी, पापा ले गए, बोले सही कर देंगे। हमने कहा कुछ होगा भाई, हम पहले तो लगा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अच्छा, उसी के बगल में एक हॉस्पिटल था, लुल चाचा के बगल में ही हाँ सच में, हॉस्पिटल का नाम भी बता रहा हूँ, अमरदीप हॉस्पिटल। ठीक है, यहीं इलाहाबाद में था। तो हॉस्पिटल बहुत अच्छा, हॉस्पिटल की बुराई नहीं करूँगा, पता चला वीडियो में मर गया। तो वो ले गए, वो ऐसे पकड़े, बोले बेटा आंख बंद करो, धाड़ जैसे मार दिए यार। कुछ नहीं सही हुआ, उतना ही दर्द था, ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया, जान निकल गई, है ना। बोले थे हम बैठा देंगे, हमने कहा ऐसा क्या है, बैठाना नहीं है, ठीक है, इसको सही करना है। एक तो इतना डर लग रहा था ना, वो अपने वो काले काले हाथ लेके आए, बोले धो के आता हूँ। हमने कहा ये इंसान जो गाड़ियां ऐसे ऐसे टाइट कर रहा है, ऐसे ढक ढक ढक्कन बंद कर रहा है, ये इंसान आके मेरी गर्दन के साथ खेलने वाला है। ऐसे कि ये कटाक से, बोले सही हो गया। कुछ ना सही हुआ था, उतना ही दर्द था, 3-4 दिन रहा था। खैर हम लोग आते हैं टॉपिक पे, बात में इधर उधर भटक जाते हैं। ट्यूशन टीचर के पॉइंट ऑफ मैं तुमको बताता हूँ। तुम लोग को लगता है कि आप सर मतलब थोड़े पॉपुलर हैं, लोग आपको जानते हैं, यहाँ लोग नहीं समझते ये सब। नन ऑफ देम। मेरी मतलब मदर हैं, तो मेरी मदर की जो फ्रेंड्स हैं, मेरी मदर भी टीचर है, स्कूल टीचर हैं, तो उनकी जो मतलब स्कूल टीचर थी, अब रिटायर हो गई, तो उनकी जो स्कूल की फ्रेंड्स हैं, अब उनका बच्चा क्लास 10th में है, क्लास 11th में है, तो वो फ़ोन करती मम्मी को, सुनिए आपका बेटा पढ़ाता है ना। मम्मी बोली हाँ पढ़ाता है, इनका एग्ज़ाम पास आ गया है, 1 महीने के लिए बोल दीजिए पढ़ा दें। तो मम्मी कहती नहीं ऐसे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, मुश्किल है टाइम निकालना। ठीक है, फिर मेरे पास आके बोलती हैं कि बेटा पढ़ा दोगे, मतलब फ्रेंड के बेटे हैं या बेटी हैं, हाँ 11th है 12th है, नीट का एग्ज़ाम दे रही है बेटी, ऐसा कुछ भी होता रहता है, तो वो कॉल करते हैं। अच्छा, तो फिर अच्छा उनको नहीं पता है कि ऐसे एक एक बच्चों को, खैर मतलब उन ठीक है उनके अपने। मम्मी पास में आती बोलती पढ़ा दोगे, पहले तो हम बोलते टाइम कहाँ है मेरे पास पढ़ाने का, यहाँ बैचेस तो फंसे हुए हैं। फिर हमने कहा ठीक है बुला देना, एक दिन देख लेंगे, 10-15 मिनट आधा घंटा बैठ कुछ समझा देंगे। मम्मी बोलती हैं पढ़ा देगा, घर आ जाएगा पढ़ाने मैम उससे बोल दीजिए 1 घंटा निकाल के घर आ जाए, हमारी बेटी बाहर नहीं जाती पढ़ने कहीं
मैं बोलता हूँ मम्मी भागो इस रूम से, आना मत वापस दूसरी बार। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए लेक्चर। हाँ ऐसा होता है, सच्ची वाकई में ऐसा होता है, मजाक नहीं कर रहा है, ऐसा ही होता है कि घर आ जाएंगे पढ़ाने, हाँ ऐसे करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े, पढ़ाया जाए। चलो भाई शुरू किया जाए लेक्चर। आवाज़ आ रही है ना, कल तो आवाज़ ही बंद हो गई थी। स्टार्ट किया जाए। बहुत प्यारा लेक्चर है, रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। आज का लेक्चर भी एकदम मक्खन समझ में आएगा। मैंने बोला ना ऑल्टरनेटिंग करंट में कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ना। इसके बाद वाला लेक्चर थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, उसमें हम क्यू फैक्टर और क्वालिटी, मैंने ना रेजोनेंस के लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर मैं क्यू फैक्टर इसी में समझाता बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो क्यू फैक्टर में नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है तो उसको हम लोग वहां पे अच्छे समझेंगे। आज रेजोनेंस, प्लेन रेजोनेंस। तो आपने अगर सीरीज एलसीआर का वीडियो देख रखा है तो ये वीडियो आपको बहुत समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 8। तो बच्चों लेक्चर नंबर 8 में हम करने जा रहे हैं रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। बच्चों रेजोनेंस के कंप्लीट टॉपिक को मैंने 2 वीडियोस में बांट दिया ताकि मैं आपको आराम से समझा सकूं और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करा सकूं। आज हम बेसिक रेजोनेंस क्या होता है उसकी मीनिंग समझेंगे, रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस देखेंगे और उसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड आपको मिलेगी डीपीपी जिसमें होंगे बढ़िया बढ़िया सवाल। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस और उसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। जिसने इसने सीरीज एलसीआर देख रखा है उसको आज का लेक्चर मक्खन की तरह समझ में आएगा। छोटा सा लेक्चर है, स्टार्ट करें। जी हाँ, मेरा नाम है अलक पांडे और हमारा और आपका खूबसूरत साहब फिजिक्स वाला। आइए स्टार्ट करें। हाँ बच्चों आज भी डीपीपी है। आइए स्टार्ट करते हैं। एसी सर्किट्स 06, हम लोग एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं। रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। अब हम रेजोनेंस का फिनोमेना समझने जा रहे हैं। सभी लोग तैयार हैं रेजोनेंस समझने के लिए? चलो भाई रेजोनेंस का फिनोमेना समझते हैं। आ जाओ। हाँ कई बच्चे पूछ रहे हैं सर आपने सीरीज के बाद पैरेलल एलसीआर नहीं पढ़ाया। बेटा रेजोनेंस हो जाएगा, उसके बाद पैरेलल एलसीआर का थोड़ा आइडिया दे देंगे हम आपको। पैरेलल एलसीआर आपके बोर्ड में भी नहीं है, जेईई मेंस में नहीं है, एडवांस के सिलेबस में है, एडवांस के सिलेबस में है ना। तो थोड़ा सा उसका हम आपको आइडिया देंगे, हम आपको सवाल दिखा देंगे। 2012 एडवांस में जो सवाल आया था, 2012 जेईई एडवांस में पैरेलल सर्किट का सवाल, देखो अपडेटेड हड्डी है। 2012 में जेईई एडवांस में आया था एक सवाल पैरेलल का, बड़ा हलवा सवाल था वो जिसको पैरेलल सर्किट सॉल्व करना आता है वो भी कर ले जाएगा। तो उसका हम आपको हिंट दे देंगे। पहले अभी रेजोनेंस कवर करते हैं 2 लेक्चर में। स्टार्ट किया जाए। तो क्या है टॉपिक? रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। बेसिकली यहाँ पैरेलल से सवाल नहीं है, वो सवाल कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा नहीं है कुछ नया करना पड़ेगा। रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। A series LCR circuit is said to be in resonance when the current through it is maximum. बेटा क्या है रेजोनेंस? रेजोनेंस वो जगह है जहां पर सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाए। एक सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर जो करंट बह रहा है, जब वो करंट मैक्सिमम वैल्यू लेने लगे तब हम बोलते हैं रेजोनेंस हुआ है। करंट में एक पीक दिखेगी, करंट में एक पीक दिखेगी। नॉर्मल करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अचानक से करंट ऐसे बढ़ जाएगा। कहां पे? रेजोनेंस में। एक सीरीज एलसीआर सर्किट है आपके पास, नॉर्मल एलसीआर सीरीज में, उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। सडनली किसी फ्रीक्वेंसी पे, आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी लगाते हैं अलग अलग वोल्टेजेस की, जो हम ईएमएफ लगाते हैं, E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ये जो ओमेगा है ना, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं। ये तो पता है ना आपको भाई, करंट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। जैसे मान लो ये है LRC है ना, LCR सर्किट है हमारे पास, ठीक है, LCR सर्किट है। बेटा यहाँ पे देखो एक EMF लगा है, E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। तो बेटा हम ओमेगा को चेंज करते जाएंगे। किसको? ओमेगा को चेंज करते जाएंगे और किसी एक ओमेगा पे हम देखेंगे करंट सडनली जूम मैक्सिमम हो गया। उस ओमेगा से पहले भी करंट कम था, उस ओमेगा के बाद भी करंट कम था, ओमेगा की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट मैक्सिमम हो गया। बेटा इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। बात क्लियर हुई? रेजोनेंस क्या है एलसीआर सर्किट में? क्या है रेजोनेंस? रेजोनेंस वो टाइम या वो जगह या वो फ्रीक्वेंसी जहां पे करंट मैक्सिमम हो जाए, है ना। डेफिनेशन याद रखेंगे, बात याद रखेंगे।
ये नहीं कि रेजोनेंस पढ़ते जा रहे हैं बाद में सोच रहे हैं रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं यार, क्या है रेजोनेंस? वो जगह जहां पे सडनली पीक मिले। आपको याद हो, आपने रेजोनेंस का फिनोमेना शायद क्लास 10th में पढ़ा हो या क्लास 11th में एक बार रेजोनेंस एक बार तो सुन रखा होगा। रेजोनेंस क्या होता था? जब किसी गिवन फ्रीक्वेंसी से यहां की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, किसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी या किसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी या किसी इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तब क्या होता है? बहुत बड़े बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन होता है और लाउड साउंड इज हर्ड। बोलते हैं ना कि बड़े बड़े वाइब्रेशन से हुए, एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा बड़ा हो गया और लाउड साउंड इज हर्ड, उसी को बोलते थे रेजोनेंस। रेजोनेंस की मीनिंग याद है कि नहीं? वेव्स में सुना है ना रेजोनेंस, एसएचएम में सुना है, 10th में सुना है, कहीं ना कहीं सुना होगा। तो बेटा यहां क्या है? एक्चुअली सर्किट की भी एक ना छुपी हुई फ्रीक्वेंसी होती है। अब जरा बात को समझो, ये जो सर्किट है ना, इसकी एक छुपी हुई फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी पे इस सर्किट में करंट का एम्पलीट्यूड बड़ा बड़ा हो जाता है। करंट का एम्पलीट्यूड बड़ा बड़ा हो जाता है। भाई करंट क्या है? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा करंट क्या है इसमें? करंट क्या होता है इस सर्किट में? मान लो करंट इसमें I है, तो बेटा करंट क्या होता है? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन, जो भी है, कुछ ऐसी इक्वेशन होती है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट। फील तो ले लो। तो बेटा इस करंट का ग्राफ क्या ऐसा बनेगा? है ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा क्या? यही आई नॉट होता है? बोलो, इसको रेजोनेंस क्यों कहते हैं? पहली बात तो हमने बताई कि जब करंट मैक्सिमम हो। अब जरा सुनो, मान लो हम करंट का ग्राफ बनाए, कुछ ऐसा बनेगा और इसको हम क्या बोलते हैं? आई नॉट। यही तो बेटा एम्पलीट्यूड है। ये क्या चीज है? ये क्या है? वेव की इस चीज को आप क्या बोलते हो? ये जो आई नॉट की वैल्यू दिख रही है, वेव की इस चीज को आप क्या बोलते हो? इस चीज को आप क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, है ना। अब सुनो, इस सर्किट की एक छुपी हुई नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, एक अपनी फ्रीक्वेंसी है इस सर्किट की, LCR की, इतने की पता नहीं कितने लोग ये बात समझ रहे होंगे। इसके बाद सब समझ जाएंगे, इसके बाद रटी रटाई बातें बताऊंगा। पर ये जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये आपको मिसिंग दिखेगा बाकी सभी लेक्चर से, इवन मेरे लेक्चर से, बाकी किताबों में भी ये चीज नहीं बताते इस बारे में। इतने की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे ही अप्लाइड फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, करंट बड़े बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगेगा, एंड दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। बच्चा कुछ क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुई ये बात? हाँ, इस सर्किट की हिडन बोल सकते हो। इस सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। यस बच्चा, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। इसकी एक अपनी छुपी हुई फिक्स्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसको एफ नॉट बोल दो या आप ओमेगा नॉट बोल दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। इस सर्किट की एक छुपी हुई, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। रेजोनेंस का मतलब क्या है? किताबों में देखोगे व्हाट इज रेजोनेंस इन LCR सर्किट, किताबें ये बताती हैं। LCR सर्किट में रेजोनेंस क्या है? A series LCR circuit is said to be in resonance when the current through it is maximum। किताबें ऐसे बताती हैं। हम आपको फील बता रहे हैं रेजोनेंस वर्ड क्यों यूज किया। इस LRC सर्किट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इस LRC सर्किट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसको आप ओमेगा नॉट बोल दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या एफ नॉट बोल दो, है ना। ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एफ नॉट। और बेटा इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। किस पे डिपेंड करती है? बेसिकली एल और सी पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। किस पे डिपेंड करती है? एल और सी पे डिपेंड करती है। अरे पढ़ा नहीं है क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी? जैसे ये कोई टेबल मेरे सामने रखी है, तबला रखा है, इस तबले की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है।
अगर मैं तबले को ऐसे मारूं धुम, ऐसे मारूं धम, ऐसे मारूं धुम, और अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे दुम 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 दुम, तो बहुत लाउड साउंड हर्ड होता है। ये तो पता होगा ना कि एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अ लाउड। अब भाई तुमको रेजोनेंस नहीं पता, मैं रेजोनेंस थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। तुमको 10th क्लास का रेजोनेंस नहीं पढ़ा, 11th में रेजोनेंस नहीं पढ़ा, क्या करे, वेव छोड़ के आए हो। हाँ, डिपेंडेंट ऑफ आई, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, ओनली डिपेंड्स अपॉन एलएनसी। बड़ी कमाल की चीज है भाई। हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो उसकी फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करती है, उसके डायमेंशन पे, कैसा बना है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। हर ऑब्जेक्ट की होती है बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। गिटार की भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, तबले की होती है, सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की होती है। मेरी भी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, सबकी होती है। उस फ्रीक्वेंसी पे अगर उसको मारो उस चीज को, तो बहुत लाउड साउंड आता है। बार पे क्यों नहीं डिपेंड करता, देख लेंगे अभी आगे यार, बहस क्या करना, आगे देख लेंगे ना, पता चल जाएगा, उसका तो प्रूफ देंगे। तो बेटा इसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट या एफ नॉट। जिनको नहीं समझ में आ रहा टेंशन मत लो, आगे फॉर्मूलेस पकड़ के बोर्ड का, जेई का, नीट का, सबका सवाल हो जाएगा, फील नहीं आएगा। इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही अप्लाइड फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी पे आएगी, ये सर्किट का करंट बड़े बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर हुई अब बात? अब क्लियर हुई बात? अब क्लियर हुई बात? अब रेजोनेंस नहीं पढ़ा है तो पहले रेजोनेंस पढ़ के आ जाओ। रेजोनेंस में क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इसको इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मारूंगा, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर उसी फ्रीक्वेंसी से मारूंगा तो आवाज तेज आएगी, और अगर उससे कम से मारूंगा तो आवाज तेज नहीं आएगी। ये रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस पढ़ लीजिएगा एक बार आप क्लास 10 की किताब से या 11th की किताब से। मेरे सामने एक टेबल रखी है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है मान लो 5। टाइम नहीं है सब चीजों को बताने, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम कुछ पढ़ा ही नहीं, 11th 10th पूरा छोड़ के बैठे हो। मेरे सामने एक टेबल रखी है, उस टेबल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 5। इसका मतलब उस टेबल को 1 सेकेंड में मैं 5 बार मारूं तो एक लाउड साउंड आएगा। पर अगर उसी टेबल को 1 सेकेंड में मैं 10 बार मारूं तो उतना लाउड साउंड नहीं आएगा। ये होता है बेटा रेजोनेंस, ये होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसी पे इसको हिट करोगे तो लाउड साउंड आता है। हर ऑब्जेक्ट के, दुनिया के हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर ऑब्जेक्ट की। उस फ्रीक्वेंसी पे उस ऑब्जेक्ट को अगर आप हिट करोगे तो लाउड साउंड आता है। उसके अंदर के पार्टिकल्स बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन करते हैं। क्लियर? सेम कहानी यहां, इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेट है, इसी फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ लगा देंगे तो क्या होगा, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड से करंट वाइब्रेट करेगा। कुछ फील आया अभी? अब समझ में आया? थोड़ा बहुत फील हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैचेस विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, if applied frequency matches with natural frequency, current vibrates with large amplitude, और उस टाइम पे करंट कैसा हो जाएगा, करंट इज मैक्सिमम। ये चीज रेडियो ट्यूनिंग में भी आपको सुनने को मिलेगी। जब आप रेडियो ट्रांजिस्टर सुनते होंगे, है ना, ट्रांजिस्टर में क्या होता है, आप ऐसे ऐसे घुमाते हो, आपने सुन रखा है क्या, बिग 93.5 एफएम। ये 93.5 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। जब आप ट्रांजिस्टर की फ्रीक्वेंसी 93.5 सेट करते हो, आपने ट्रांजिस्टर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल दी। आपने क्या किया, आपके सामने ट्रांजिस्टर है, आपने ऐसे नॉब घुमाया, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी, 93.5। अब अगल बगल जितनी भी 93.5 वेव फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं वो इसको इफेक्ट करेंगी, उसका ये वाइब्रेशन कॉपी करेगा, लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और उसकी आवाज हमें सुनाई पड़ेगी। बिग 92.7 एफएम है ना, रेड एफएम है क्या है पता नहीं, जो भी है,
92.7 रेड एफएम है। अब मान लो तुम्हारे सामने रेडियो है, आसमान में हर फ्रीक्वेंसी की वेव टहल रही हैं, आसमान में सारे रेडियो स्टेशन ने क्या किया, अपनी अपनी वेव भेज दी। ये बैठे हैं 93.5 बिग एफएम वाले, 93.5 बिग एफएम, इन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी की वेव भेज दी। ये अगले लेक्चर का टॉपिक है, रेडियो ट्यूनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाना था, अभी बताना पड़ रहा है। रेडियो ट्यूनिंग अगले लेक्चर में आता, क्वालिटी फैक्टर के साथ। अब मान लो 93.5 बिग एफएम वाला बैठा है, उसने क्या किया, अपनी 93.5 लॉन्च कर दी। यहाँ 92.7 है, उसने भी अपनी वेव लॉन्च कर दी। अब तुम्हारा रेडियो किसकी फ्रीक्वेंसी को ले, कौन सा चैनल चलाए? सर मेरी मर्जी से चलाएगा, मैं नॉब घुमा दूंगा। तुम नॉब घुमा के क्या किए, रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है। आपने रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कर दी 93.5, तो उसकी वेव को पकड़ लिया, लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट किया, उसका गाना सुनाई पड़ा। आपने नॉब घुमा के कर दी इसकी फ्रीक्वेंसी 92.7, तो 92.7 को पकड़ लिया। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्लियर हुआ कुछ? हाँ उल्टा है, ठीक है यार। अब हम रेडियो चैनल बताने थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ, रेडियो मिर्ची वगैरह। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जरा इस बात को समझते हैं, अगर मेरे पास सीरीज LCR सर्किट है तो क्या डायग्राम ऐसे बन सकता है, करंट ऐसे होगा तो VR ऐसे होगा, VL ऐसे होगा, VC ऐसे होगा। यार अभी तुम भूल जाओ, अभी इतना समझो, रेजोनेंस का मतलब करंट मैक्सिमम, रेजोनेंस का मतलब करंट मैक्सिमम, बाकी बातें दिमाग से भूल जाओगे, लेक्चर में और फील मिलेगा। हाँ भाई, अगर करंट ऐसे है तो VR ऐसे होगा, VL ऐसे होगा, VC ऐसे होगा। क्या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ VR नॉट, VL नॉट, VC नॉट? बेटा क्या मैं इसका इंडक्टेंस का भी डायग्राम यहाँ पे बना सकता हूँ? यहाँ पे क्या R ऐसे हो जाएगा, क्या XL ऐसे हो जाएगा, और क्या XC ऐसे हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? बना सकते हैं, R ऐसे, XL ऐसे, XC ऐसे बना सकते हैं। चलो सही है, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा अभी हमें नहीं पता XL बड़ा है कि XC बड़ा है, कुछ नहीं पता है, ठीक है। जरा इस सर्किट के Z की वैल्यू लिख लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे Z की वैल्यू लिख लेते हैं। बेटा क्या मैं Z की वैल्यू को R² प्लस XL डिफरेंस XC का स्क्वायर लिख सकता हूं? सोच के बोलना, माइनस नहीं, डिफरेंस। जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस। बच्चा कह रहा है एक्सेल नहीं है, जीटा एल है। हाँ भाई जीटा एल है, बहुत दिमाग वाले हो तुम। जीटा एल माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, करंट कितना होगा? अगर मैं करंट की वैल्यू लिखना चाहूं आई नॉट, मुझे आई नॉट की वैल्यू बताओ। अप्लाइड ईएमएफ है ई नॉट, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? अप्लाइड ईएमएफ ई नॉट, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? सभी लोग बताएं। ई नॉट है, अप्लाइड ईएमएफ ई नॉट, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? ई नॉट बाई जेड, यही होगी, ई नॉट बाई जेड। हमसे बोला है कि रेजोनेंस के लिए करंट कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। बेटा ये करंट मैक्सिमम तब होगा जब ये जेड मिनिमम होगा। करंट मैक्सिमम तब होगा हमारा जब हमारा जेड क्या हो? मिनिमम हो। जब z की वैल्यू मिनिमम होगी तब करंट मैक्सिमम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा z मिनिमम कब हो सकता है? z मिनिमम कब हो सकता है? जब ये माइनस ये जीरो हो जाए, जब ये माइनस ये जीरो हो जाए, जब XL माइनस XC की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी z मिनिमम तब हो सकता है जब XL माइनस XC जीरो हो जाए, या आप बोल सकते हो when XL is equals to XC। यानी कि जरा ध्यान से सुनना, जब ये और ये बराबर हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जरा सुनते जाओ चीजों को, बाकी रटवा तो देंगे ही लास्ट में। अगर XL और XC बराबर है बेटा, तो क्या VL नॉट और VC नॉट भी बराबर होगा? सोच के आंसर दो। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या ये दोनों भी बराबर होगा? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? क्या ये दोनों भी बराबर होगा? हाँ या ना, हाँ या ना? होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? VL नॉट की वैल्यू कितनी होती है? आई नॉट इंटू जीटा एल। VC नॉट की वैल्यू आई नॉट इंटू जीटा सी। अगर जीटा एल और जीटा सी बराबर हैं तो VL नॉट और VC नॉट भी बराबर हो गया।
यानी इस समय सर्किट का नेट इंपिडेंस कितना है जरा बताना। जेड कैसा हो गया, मिनिमम। एक्सएल माइनस एक्सी कितना है, 0। तो z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। तो z मिनिमम कितना हो गया, आर स्क्वायर तो अंडर रूट मिनिमम। यहां से देख लो यार, ये हट गया, अब z यही तो बचा, यहीं से तो z निकालते थे, दोनों हट गया। z मिनिमम कितना हो गया, आर। और इस टाइम बच्चों करंट कितना हो जाएगा मैक्सिमम, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, आई नॉट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई आर। एक बच्चा कह रहा है कि अगर R 0 हो तो क्या होगा। बेटा सर्किट ऑपरेट नहीं करेगा, करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, सारी डिवाइसेस जल जाएंगी, खराब हो जाएंगी। R अगर तुम 0 कर दोगे तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, सर्किट ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा, सारी डिवाइसेस जल जाएंगी इतने हाई करंट पे, कुछ वर्क ही नहीं करेगा, हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है, ई नॉट बाई आर। अच्छा ये दोनों बराबर भी हैं, जरा सुनते हैं चीजें। तो हमने बोला कि एट रेजोनेंस हमने क्या बोला कि करंट क्या है, ई नॉट बाई जेड। ये करंट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। इसके लिए हमने कहा जेड कैसा होना चाहिए, मिनिमम। हमने कहा जेड की वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर। हमने कहा जेड मिनिमम तब होगा जब एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो, जब एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी हो। ऐसे केस में Z मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर। और करंट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, E नॉट बाई R। इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत, क्लियर यहां तक, बढ़िया, यहां तक समझ में आया। अच्छा आगे बात करते हैं अब जरा, आई मिनिमम कब होता है उसकी बात भी करेंगे आज, टेंशन मत लो, अभी मैक्सिमम की बात करते हैं, यहां तक पहुंचे। अब मुझे बताओ इस समय क्या सर्किट में सिर्फ VR ही बचेगा भाई, VL नॉट और VC नॉट तो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि XL और XC बराबर हो गए, तो ये दोनों कैंसिल। तो इस समय क्या हम बोल सकते हैं जो नेट वोल्टेज होगा वो इसी के अलोंग होगा, जो V नॉट नेट होगा वो किसके बराबर होगा, VR नॉट के। जो नेट वोल्टेज होगा V नॉट, क्या इसको E नॉट बोल दें, है ना, वहां पे E नॉट ले रखा है, E नॉट ले रखा है ना भाई, यही तो होगा नेट वोल्टेज। अब इस समय ये वोल्टेज है नहीं, ये वोल्टेज है नहीं, नेट वोल्टेज रेजिस्टर वाला, और करंट भी इस तरफ। तो क्या इस समय आप ये बता सकते हो कि फेज डिफरेंस कितना होगा, क्या वो 0 डिग्री होगा। हाँ VL VC प्रेजेंट है, मैं कब मना कर रहा हूं VL VC एब्सेंट है, प्रेजेंट है बट उनकी वैल्यू बराबर है, प्रेजेंट है, उनके अंदर वोल्टेज है बट वो दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। ये मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि VL VC एब्सेंट है, कल भी लेक्चर में मैंने बोला था VL VC प्रेजेंट है। मान लो इसमें पोटेंशियल 200 वोल्ट तो इसमें भी पोटेंशियल 200 वोल्ट, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल हो जा रहे हैं। अगर इसके अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाऊं, अभी दिखाएंगे, सवाल दिखाएंगे, और कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्ट मीटर लगाऊं तो दोनों में सेम वोल्टेज आएगा। क्लियर है। अच्छा तो क्या इसको हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोल सकते हैं इस टाइम, ये लिख देते हैं साथ में, अब ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है। बिहेव एज, है तो नहीं प्योरली रेजिस्टिव, बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, बिहेव तो कर रहा है प्योरली रेजिस्टिव की तरह। क्लियर है यहां तक बातें। करंट क्या होता है मैक्सिमम बेटा, ई नॉट बाई आर के बराबर, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी होता है बेटा रेजोनेंस की कंडीशन। जेड कैसा होता है, मिनिमम होता है, और जेड मिनिमम की वैल्यू आर होती है, और फेज डिफरेंस 0 होता है, नेट वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना है। चलो धीमे धीमे चीजें समझ में आ गई। इसमें से कोई भी सवाल पूछ सकता है पेपर में। क्लियर।
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी है कितनी जिसपे ये चीज हो रही है ना। हमने बोला ना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो डिफाइंड है, जो सर्किट के ऊपर डिपेंड करती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट किस पे डिपेंड करेगी? एल पे और सी पे। कितनी होती है आओ देख लें। बेटा हमने बोला कि रेजोनेंस तब होगा, रेजोनेंस अकर्स व्हेन, हमने अभी कंडीशन देख ली, रेजोनेंस अकर्स व्हेन जीटा एल इज इक्वल्स टू जीटा सी। जीटा एल इज इक्वल्स टू जीटा सी। अच्छा बेटा जीटा एल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल, और जीटा सी का 1/ओमेगा सी। क्लियर? क्लियर यहां तक? जीटा एल जीटा सी के बराबर होगा। जीटा एल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल, जीटा सी 1/ओमेगा सी। हम मान लेते हैं रेजोनेंस जब हुआ, रेजोनेंस अकर्स व्हेन, एक मिनट से कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, लेट रेजोनेंस अकर्स एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। मान लेते हैं इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हुआ। लेट रेजोनेंस अकर्स एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। मान लेते हैं, हमने कहा रेजोनेंस कब हुआ? जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट है। हमने कहा उस टाइम रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? जीटा एल इज इक्वल्स टू जीटा सी। बेटा जीटा एल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, इस टाइम ओमेगा की वैल्यू मैंने ओमेगा नॉट मानी है। जीटा सी ओमेगा सी, इसकी वैल्यू में इस टाइम ओमेगा नॉट मानी है। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ यहां तक? लेट रेजोनेंस अकर्स एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। हाँ, लेट resonance occurs at omega is equals to omega naught, zeta l is equals to zeta c, zeta l is omega naught l, zeta c is 1/omega naught c। बेटा यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ओमेगा नॉट को इधर ले लो, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC। यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू हो गई 1/√LC। ये हो गई रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करती है? एल पे और सी पे। क्लियर? एल पे और सी पे। हमने कहा कि कब हो रहा है? जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट है, तब हमने बोला जीटा एल जीटा सी के बराबर। जीटा एल कितना है? ओमेगा नॉट एल, जीटा सी 1/ओमेगा नॉट सी। अब बेटा अगर ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है, तो अगर हम इसी को चेंज करें, ओमेगा नॉट की जगह हम ये फ्रीक्वेंसी लाना चाहें, ओमेगा नॉट कितना है? 1/√LC है। ओमेगा नॉट को हम बोल सकते हैं 2πf0, 1/√LC बोल सकते हैं। ओमेगा नॉट की जगह 2πf0 लिख सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। यहां से एफ नॉट की वैल्यू आ गई 1/2π√LC, 1/2π√LC। ये है बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? क्लियर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? 1/√LC या 1/2π√LC। क्लियर? आगे बढ़े। LC ऑसिलेटर बेटा आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़े। हाँ, लाइव लेक्चर में बैक करने की प्रॉब्लम हो रही है, वही मैं कन्वे कर रहा था डेवलपर्स को। ये कुछ चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से, उसको सही कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो सवाल करें। The figure shows series LCR circuit with L is equals to 5 Henry, C is equals to 80 microfarad, R is equals to 40 ohm connected to a variable frequency 240 volt source. Calculate the angular frequency of the source which drives the circuit at resonance. हमें बताना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बतानी है जिसपे रेजोनेंस हो जाए। जल्दी से कर दो इसको, चुटकियों में हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान है, चुटकियों से हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है। बताओ। डी, डी आ रहा है, बताओ।
सी 50। आओ देखते हैं बेटा क्या निकालना है, क्या चीज फाइंड करने को कह रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सो ओमेगा नॉट निकालना है हमको जिसपे रेजोनेंस हो रहा है। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, 1/√LC। खत्म सवाल, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल था हलवा। 1/√LC, 1/√LC अंडर रूट। एल की वैल्यू कितनी है 5 हेनरी, सी की वैल्यू कितनी है 80 माइक्रोफेरेड। 80 इंटू 10⁻⁻6 बोल सकते हैं 1/√5 इंटू 80, 505 40, 400 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 10⁻6 और बाहर आएगा तो 10⁻3 हो जाएगा। सही है, 10⁻6 ऊपर गया, रूट में 10⁻6 हो गया, बाहर आया 10⁻3 यानी 1000 और अंडर रूट 400 कितना हो जाएगा 20। कितनी आ रही 50 हर्ट्ज। अच्छा हर्ट्ज में नहीं आएगी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 50 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, ऑप्शन बी सभी का आ गया। आगे बढ़े, हलवा सवाल था। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, बहुत ही बेकार सवाल था, 2 कौड़ी का सवाल। क्लियर, नेक्स्ट सवाल, what is the resonant frequency and the amplitude of the current at the resonating frequency। दो चीजें पूछी हैं, what is the resonant frequency, resonant frequency पूछा है, and amplitude of current at the resonating frequency। बेटा amplitude of current देख रहे हो, लैंग्वेज देख रहे हो, क्या पूछ रहा है amplitude of current। amplitude क्या होगा देखो, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जैसी इक्वेशन में क्या यही एम्पलीट्यूड होता है, तो आपसे क्या पूछ रहा है आई नॉट की वैल्यू। क्लियर, क्लियर है इतना, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ये आपसे आई नॉट पूछ रहा है कितना है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ये दिया है हमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ध्यान से देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन रेडियन पर सेकेंड में है, रेडियन पर सेकेंड में है, इसका मतलब हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वरना हर्ट्ज में होता। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो ऑप्शन किस में होता, हर्ट्ज में होता। अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती तो ऑप्शन किस में होता, हर्ट्ज में। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड में। आ जाओ, तो हमें पता है भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC। देखो बोना नहीं था कि यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पर ऑप्शन सारे रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ओमेगा निकालना है, ऑप्शन हर्ट्ज में नहीं है। ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1/√LC अंडर रूट। एल की वैल्यू कितनी है 8 मिली हेनरी। ये रहा एल, ये रहा सी। एल की वैल्यू 8 मिली हेनरी, 8 इंटू 10⁻³ और सी की वैल्यू 20 माइक्रोफेरेड, 20 इंटू 10⁻⁻6। कितना हो जाएगा 1/√8 2 जा 16 इंटू 10⁻³ 10⁻⁻6 10⁻⁻9 और एक जीरो ये है, यानी 10⁻⁻8। सही है, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 10⁻³ 10⁻⁻6 10⁻⁻9 हो गया, एक जीरो ये है 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 ऊपर गया, रूट 10⁻⁻8 ऊपर जाके बन गया रूट 10⁻8 अपॉन रूट 16। 10⁻8 बन जाएगा 10⁻4, रूट 16 बन जाएगा 4, यानी 10,000 बटे 4। 4 2 जा 8 20, 4 5 जा 20, 2500 रेडियन पर सेकेंड। चलो 2500 रेडियन पर सेकेंड, 2500 रेडियन पर सेकेंड, 2500 रेडियन पर सेकेंड, दो ऑप्शन है। 2500 रेडियन पर सेकेंड, ये तो दो ऑप्शन है। और बताओ करंट निकाला जाए, आई निकाला जाए। बेटा आप ध्यान से देखो, आपको क्या गिवन है, ये बताओ ये क्या चीज है, ये क्या गिवन है, ये क्या गिवन है VRMS। वोल्टेज देता है कौन सा VRMS, आपको पता है। तो आप क्या कर सकते हो IRMS निकाल लो। IRMS इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन Z। अब रेजोनेंस पे Z की वैल्यू किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के, यानी 220
अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 44, 44, 11 2 जा 22, 0, 11 4 जा 44, कितना आया 5 एम्पियर। ये क्या है IRMS। आपको क्या चाहिए आई नॉट की वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना। उन्होंने आपसे सवाल में साफ साफ बोला था, लैंग्वेज पे ध्यान दो, एंड दी एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड ये चीज, एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं, मतलब किसकी वैल्यू आई नॉट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहां पे क्या गिवन था VRMS गिवन था, क्या निकाला IRMS निकाला, पूछ रहा है आई नॉट। सभी को क्लियर है आई नॉट कितना हो जाएगा बेटा IRMS इंटू √2 हो जाएगा, IRMS इंटू √2, IRMS कितना है 5 √2 एम्पियर, ये होगा करंट। ऑप्शन है क्लियर। छोटी सी मिस्टेक कर देते आप, करंट निकाल देते 220/R से, कितना आता आंसर 5, और आप 5 के बेसिस पे B मार आते हो, B गलत ऑप्शन हो जाता है, ये रॉन्ग है। ये IRMS की वैल्यू दी है, पूछा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्लियर। चलो नेक्स्ट, विच वोल्ट मीटर विल गिव 0 रीडिंग एट द रेजोनेंस। चलो अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आसान सवाल है। Which voltmeter will give 0 reading at resonance? Which voltmeter will give 0 reading at resonance? Which voltmeter will give 0 reading at resonance? V1, V2 या V3? सोचो, V1, V2 या V3? 0 reading at resonance। बेटा at resonance क्या होगा, एट रेजोनेंस क्या होगा, ये हो गया VR0, ये हो गया RMS में बात करें क्योंकि यहाँ पे तो RMS मेजर हो रहा होगा, ये हो गया VRMS, ये हो गया VLRMS, और ये हो गया VCRMS। क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी और एक दूसरे के अपोजिट होंगी, बराबर भी होंगी एक दूसरे के अपोजिट भी होंगी। जरा V1 को देखो किस पे लगा है, रजिस्टर में, यार रजिस्टर में तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। V3 को देखो पूरे सर्किट में लगा है यहां से, भाई इसमें तो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लो सोर्स है V = V0 sin ωt, तो भैया V3 में तो सोर्स को ही मेजर कर लिया, तो इसमें भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। इसकी बात करें, यहां पोटेंशियल VL, यहां पोटेंशियल VC, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये क्या मेजर करेगा नेट पोटेंशियल 0। क्लियर, क्लियर। अब यहीं में कोई यहां पे वोल्टमीटर लगा देता है इंडक्टर पे, तो क्या उसमें भी 0 होता। अगर कोई इंडक्टर पे वोल्टमीटर लगा दे तो क्या उसमें भी रीडिंग 0 आएगी, यस और नो। कोई अगर इंडक्टर पे भी वोल्टमीटर लगा दे तो क्या उसमें भी रीडिंग 0 आएगी, नो, उसमें रीडिंग आएगी। कोई कैपेसिटर पे लगाए तो उसमें रीडिंग आएगी, उस पे भी रीडिंग आएगी, पर दोनों के कॉम्बिनेशन में कोई रीडिंग नहीं आएगी। क्लियर है, दोनों के कॉम्बिनेशन में कोई रीडिंग नहीं आएगी। बेटा इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगा होता तो उस पे भी रीडिंग होती, इसके अक्रॉस लगा होता इस पे भी, पर दोनों के कॉम्बिनेशन में नेट रीडिंग 0 है। क्यों नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। यहां पे भी कुछ रीडिंग होगी, सिंपल। क्लियर, क्लियर। चलो समझ में आई है बात, नहीं आई। अरे ये दोनों एकदम आउट ऑफ फेज होंगे, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, देखो ना 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है इनका। अगर तुम यहां पे नेट रिजल्टेंट निकालोगे, ये VL है ये VC है, यहां पे नेट क्या, इन दोनों का ही तो नेट मेजर हो रहा है। ये क्या मेजर हो रहा है, इन दोनों का ही तो नेट पोटेंशियल मेजर हो रहा है। तो भाई साहब दोनों का नेट पोटेंशियल कितना आएगा, भाई VL ऊपर की तरफ ऐसे और VC नीचे की तरफ ऐसे, और दोनों की वैल्यू बराबर, तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा 0। VL ऊपर VC नीचे, वैल्यू बराबर 0। देखो यहां पे VL कैसा होता है, करंट से ऊपर, और VC कैसा होता है, करंट से नीचे। इन्हीं दोनों का सम तो V2 होगा। व्हाट इज V2, V2 क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा।
फेजर सम या वेक्टर सम जो बोल लो, VL ऐसे VC ऐसे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। क्लियर हुई बात? चलो, ग्राफ फॉर R, zeta L, zeta C एंड Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब सभी का ग्राफ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। ग्राफ फॉर R, zeta L, zeta C एंड Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी। आ जाओ पहले इनका बनाते हैं, R, zeta L और zeta C का। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाना है फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर मुझे रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाना है फ्रीक्वेंसी के साथ तो कैसा बनेगा? सोच के बताओ। अगर मुझे रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाना है फ्रीक्वेंसी के साथ तो कैसा ग्राफ बनेगा? क्या रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? क्या रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? नहीं डिपेंड करता। तो R का ग्राफ कांस्टेंट बन जाएगा। एक बच्चा कह रहा है VL VC सेम कहां होंगे? क्यों नहीं होंगे? जीटा L जीटा C सेम है तो VL VC नहीं सेम होंगे? Which voltmeter will give zero reading at resonance? रेजोनेंस में यार गधा बच्चा, XL इज इक्वल्स टू XC नहीं होगा। VLRMS क्या होगा? IRMS इंटू XL। ये क्या होगा? IRMS इंटू XC। दोनों बराबर नहीं हुए? छी छी। R क्या होगा? कांस्टेंट। अच्छा, अब जीटा L और जीटा C की बात करते हैं। शायद आपको याद हो, इनके ग्राफ हम लोग बना चुके हैं पहले भी। जीटा L क्या होता है बेटा? ओमेगा L या 2 पाई FL होता है। यही होता है 2 पाई FL, यही तो होता है जीटा L। तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या जीटा L ऐसे बन जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। और जीटा C की अगर बात करें तो, जीटा C की बात करें तो जीटा C क्या होता है? कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं? यहां लिख दो। जीटा C क्या होता है? 1 बाई ओमेगा C, यानी 1 बाई 2 पाई FC। जीटा C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी ये ग्राफ बनेगा। बनेगा जीटा C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ बना। बेटा इसमें रेजोनेंस कहां हो रहा है जरा बताओ? इसमें कहीं रेजोनेंस दिख रहा है? किस जगह पे रेजोनेंस हो रहा है? किस जगह पे रेजोनेंस हो रहा है? दिखाई पड़ रहा है कहीं? मैं बता सकता हूं कहां रेजोनेंस हो रहा है। मैं बता सकता हूं कहां रेजोनेंस हो रहा है। यहां पे इस जगह पे देखो, जो जीटा C की वैल्यू है वही जीटा L की वैल्यू है। इस टाइम पे जो जीटा C की वैल्यू है, जीटा C की वैल्यू देखो क्या है? ये जीटा C का कर्व है, जीटा C की वैल्यू ये और जीटा L की वैल्यू भी है। तो बेटा ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके ऊपर अभी सवाल देंगे एक। इस समय में देखो ये जीटा C की वैल्यू और यही जीटा L की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जरा Z वर्सेस F का ग्राफ बनाते हैं। जो Z वर्सेस F का ग्राफ बनाएंगे हम लोग। Z वर्सेस F का ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, Z वर्सेस F का। बेटा Z की वैल्यू यहां लिख लेते हैं। Z की वैल्यू होती है √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यही होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। Z वर्सेस F क्या रॉन्ग है रे? इंटरसेक्शन पॉइंट यही तो होगा। अच्छा वहां पे कह रहे हो XL माइनस XC नहीं होगा, डिफरेंस लिख लो यार, छोटी सी बात का बुरा मान गए। अरे यार वो रूट के अंदर, स्क्वायर के अंदर है, कुछ भी लिखो। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो ध्यान दो, जीटा C की वैल्यू बहुत ज्यादा है और जीटा L की वैल्यू बहुत कम है। जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो जीटा C की वैल्यू बहुत ज्यादा है और जीटा L की वैल्यू बहुत कम है, तो जीटा C माइनस जीटा L की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। मतलब ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा आएगी, यानी Z की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। आएगी कि नहीं? स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। यहां पे देखो, इस जगह पे जरा चेक करो, जब बहुत लो फ्रीक्वेंसी है उस टाइम भाई जीटा C बहुत ज्यादा है और जीटा L बहुत कम है। तो जीटा C माइनस जीटा L, भाई ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, बहुत बड़ी क्वांटिटी है।
यानी ये बहुत बड़ा क्वांटिटी आएगा, यानी जेड बहुत बड़ा, यानी लो फ्रीक्वेंसी पे जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, जरा फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा करके देखते हैं एक बार, अभी भी नहीं आया। मैंने कहा जब लो फ्रीक्वेंसी है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, यहां पे एट लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी पे देखो जीटा सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है और जीटा एल की वैल्यू बहुत कम है, तो जीटा सी माइनस जीटा एल की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। यहां पे मान लो लो फ्रीक्वेंसी पे इसकी वैल्यू कितनी है 1000, इसकी वैल्यू मान लो 2, 1000 माइनस 2 998, जीटा एल माइनस जीटा सी का डिफरेंस बहुत ज्यादा आया, तो इसका स्क्वायर और ज्यादा, तो जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा। ठीक, इसी तरह से जरा फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा लो एक बार, जरा एक बार फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा लो, एक बार छोटी फ्रीक्वेंसी भी देखा, एक बार खूब ढेर सारी फ्रीक्वेंसी, एक बार यहां सोचो, इस जगह पे फ्रीक्वेंसी सोचो, यहां पे सोचो क्या हुआ, जीटा सी की वैल्यू बहुत कम है और जीटा एल की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस जगह पे आ जाओ, फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज्यादा हो गई, ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, इस टाइम जीटा सी बहुत कम है, जीटा एल बहुत ज्यादा है, तो जीटा एल माइनस जीटा सी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है भाई। जब यहां पे आ रहे हैं, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत कम, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, तो ओवरऑल इस जगह पे भी हमने देखा जीटा सी कम, जीटा एल बहुत ज्यादा, तो ये माइनस ये का डिफरेंस बहुत ज्यादा, जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा। हाँ, बीच में क्या हुआ है, कहीं पे बीच में कहीं पे क्या हुआ है कि जीटा सी और जीटा एल की वैल्यू क्या हो गई है, सेम हो गई है। यहां पे देखो, जो जीटा एल की वैल्यू वही जीटा सी की वैल्यू, यानी जीटा एल माइनस जीटा सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, जो जीटा सी की वैल्यू है वही जीटा एल की वैल्यू इस जगह पे है कि नहीं, तो यहां पे जीटा सी माइनस जीटा एल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर? जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तब भी जेड ज्यादा है, किसकी वजह से, जीटा सी की वजह से, और जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तब भी जेड बहुत ज्यादा है, किसकी वजह से, जीटा एल की वजह से। क्लियर हो गई बात? और मेरे ख्याल से ये होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0, जहां पे जेड क्या है, मिनिमम है, और किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के। क्लियर? जेड मिनिमम किसके बराबर, रेजिस्टेंस के। क्लियर है? समझ में आ गया? पहले हमने आर जीटा एल जीटा सी का ग्राफ बनाया, आर कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, जीटा एल इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी, जीटा सी डिक्रीजेस। फिर हमने कहा जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ चाहिए, जेड का फॉर्मूला लिख लिया। मैंने कहा लो फ्रीक्वेंसी पे क्या है, जीटा एल छोटा है, जीटा सी बहुत ज्यादा, तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा, जेड बहुत ज्यादा। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा, तो जेड बहुत बड़ा। बीच में कहीं पे क्या है कि जितना जीटा एल उतना जीटा सी, डिफरेंस 0, जेड की वैल्यू मिनिमम। क्लियर? गॉट इट? चलो भाई, ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल, फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट with an AC source of angular frequency omega, the current will be leading voltage if। अब सोचो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है रेजोनेंस का, सोचो अब जरा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। बताओ। अब सोचो। ए, अच्छा, करंट विल बी लीडिंग वोल्टेज, अच्छा, रेजोनेंस में करंट वोल्टेज को लीड करेगा कि साथ में होगा?
इसी ग्राफ पे सवाल था। ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा जीटा एल, ये रहा जीटा सी, यहां पे हुआ रेजोनेंस। सपोज करते हैं ये ओमेगा नॉट है, मान लेते हैं ओमेगा से ग्राफ बना है, क्या दिक्कत है। ओमेगा नॉट पे क्या है, जीटा सेल जीटा सी बराबर क्या बोल रहा है, with an AC source of angular frequency the current will be leading voltage, the current will be leading voltage, current leading voltage, current leading voltage। सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो। current leads voltage, current leads voltage। कुछ याद आ रहा है कौन सा सर्किट होता था, कैपेसिटिव सर्किट होता था। कैपेसिटिव सर्किट कब बनेगा बेटा, जब जीटा सी इज ग्रेटर देन जीटा एल हो। कैपेसिटिव सर्किट कब बनेगा, जब जीटा सी जीटा एल से बड़ा हो। जीटा सी जीटा एल से बड़ा कहां पे है, इसके बाद, इसके पहले, हाँ नहीं समझे। इस ओमेगा नॉट की वैल्यू तो पता है ना आपको, ओमेगा नॉट कितना होगा, 1/√LC। अब बताओ भाई सर्किट के में क्या बोला है, द करेंट विल बी लीडिंग वोल्टेज। करंट लीड्स वोल्टेज का मतलब ही क्या है, करंट लीड्स वोल्टेज का मतलब है कैपेसिटिव सर्किट है ना। कैपेसिटिव सर्किट में ही तो करंट लीड करता है, और कैपेसिटिव तब बनेगा जब जीटा सी जीटा एल से बड़ा हो। इस तरफ देखो, जीटा सी छोटा है जीटा एल बड़ा, इसके इस तरफ जीटा सी छोटा है जीटा एल बड़ा, जीटा सी और छोटा जीटा एल और बड़ा। इस तरफ जीटा सी बड़ा है और जीटा एल छोटा, यहां पे देखो जीटा सी बड़ा है जीटा एल छोटा, यही तो चाहिए। यानी कि ओमेगा शुड बी लेस देन ओमेगा नॉट, यानी ओमेगा इज लेस देन 1/√LC। क्लियर, क्लियर बेटा। यहां पे बी क्यों बोल रहे हो, इस केस में क्या हो जाएगा, आप कह रहे हो ओमेगा इससे बड़ा है, इससे बड़े में तो इंडक्टर की वैल्यू बड़ी आ रही है, इंडक्टेंस की वैल्यू। क्लियर है, कंसेप्चुअल सवाल था, जिसको ये ग्राफ याद होगा वही कर पाएगा एग्जाम में, वरना सोचता रह जाएगा, सोचेगा किस दुनिया का सवाल है। इसको जाके किसी के मुंह में मार देना, इंसान परेशान। देखने में तुमको बहुत हलवा लग रहा है क्योंकि टॉपिक के बीच में पढ़ रहे हो, ये सवाल एग्जाम में आएगा तो मैं बता रहा हूं पूरे इंडिया में इसको 30 से 40% बच्चा कर पाएगा सही सही। क्लियर हुई बात, करंट विल बी लीडिंग वोल्टेज, क्लियर, करंट लीडिंग वोल्टेज, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ग्राफ फॉर पीक करंट आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब हम आई नॉट का ग्राफ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है। आई नॉट की वैल्यू बोलो, पीक करंट आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू बोलो, क्या आई नॉट की वैल्यू होगी, क्या आई नॉट की वैल्यू होगी ई नॉट बटे जेड, यही होगी ई नॉट बटे जेड। अच्छा, जेड का ग्राफ याद है, यहां पे जेड मैक्सिमम था तो आई नॉट मिनिमम हो जाएगा, यहां पे जेड मैक्सिमम था तो आई नॉट मिनिमम हो जाएगा, यहां पे जेड मिनिमम था तो आई नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। रेजोनेंस पे वैसे ही मैक्सिमम। जरा जेड का ग्राफ देख लो, बहुत सिंपल है, ये जेड का ग्राफ है, करंट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पुटुक पलट दो। जब जेड बहुत ज्यादा है तब करंट बहुत कम होगा, जब जेड बहुत ज्यादा है तब करंट बहुत कम होगा, जेड सबसे कम है तब करंट सबसे मैक्सिमम होगा। बोलो आया, बोलो आया। जेड का ग्राफ कैसा था फ्रीक्वेंसी के साथ, ये था। तो भैया जब जेड मैक्सिमम है तब करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। जब जेड मैक्सिमम है तब करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। और जब जेड मिनिमम है तब करंट मैक्सिमम। सिंपल ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये क्या है, क्लियर, क्लियर, क्लियर। भाई साहब यहाँ पे जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, देखो
जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा, जेड बहुत ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो गया। यहां पे देखो जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, करंट यहां पे भी कम हो गया। यहां देखो जेड की वैल्यू मिनिमम है, तो यहां पे जेड की वैल्यू मिनिमम तो करंट मैक्सिमम। क्लियर है? अच्छा एक बात जरा समझना मेरी, एक बात जरा सुनना, जरा सुनना ध्यान से। जो इस ग्राफ की पीक है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पीक ऑफ ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जरा ये बताना। पीक ऑफ ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पीक ऑफ ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेजोनेंस पे मैक्सिमम करंट, आई नॉट मैक्सिमम, एकदम सही बात, आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू। बेटा आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट बाई आर, यही होगी। ई नॉट बाई आर, यही होगी। अब ना मैं तुमको एक चीज, एक लाइन बोलने जा रहा हूं, सुनना जरा। जो इस ग्राफ का पीक है ना वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो इस ग्राफ की पीक होती है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जितना छोटा रेजिस्टेंस रखोगे पीक उतनी ऊपर जाएगी। पीक डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। बोलो है, बहुत सिंपल चीजें बताई है मैंने कि करंट का ग्राफ बनाते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। भाई रेजोनेंस के पहले करंट कैसा है, कम है, रेजोनेंस के बाद भी करंट क्या है, कम है, रेजोनेंस पे सडनली करंट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। सिंपल। क्यों? क्योंकि इंपीडेंस बहुत कम है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस मिल रहा है वो बहुत कम हो गया, तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद भी करंट कम है, उसके पहले। ये दिमाग में तो ऐसा भी नहीं कि इसके लिए तुमको इस ग्राफ की जरूरत भी थी, कोई जरूरत नहीं थी, दिमाग चलना चाहिए इतना तो भाई। रेजोनेंस का मतलब ही क्या है, वो जगह जहां पे करंट मैक्सिमम हो, ये हुआ रेजोनेंस। उसके पहले भी करंट कम, उसके बाद भी करंट कम। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द रेजोनेंट करंट या मैक्सिमम करंट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ आर, यही तो मैं बोल रहा था। पीक ऑफ ग्राफ डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। ये जो मैक्सिमम करंट है ये आर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यही बात आगे लिखी है। द रेजोनेंट करंट या मैक्सिमम करंट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ आर। इसको समझते हैं जरा। ये बना है मेरे पास ग्राफ, मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, करंट का ही। एक ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया। एक ये बना दिया। इसको मैं बोल देता हूं ऊपर वाले को फर्स्ट, इसको मैं बोल देता हूं सेकेंड। बेटा अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों में डिफरेंस, दोनों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है, बोथ हैव सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दोनों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। इसका मैक्सिमम भी इसी फ्रीक्वेंसी पे, इसका मैक्सिमम भी। डिफरेंस क्या हुआ होगा, डिफरेंस हुआ होगा रेजिस्टेंस का। इसकी पीक कम पे आई है, इसकी पीक ज्यादा पे आई है। बात समझ रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, इसके रेजिस्टेंस और इसके रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बोलो आया, किसका ज्यादा होगा, R2 ग्रेटर देन R1। क्लियर है? R2 ग्रेटर देन R1 का, तभी इसका पीक करंट का। मैं तो यही बात बता रहा हूं, द रेजोनेंट करंट या मैक्सिमम करंट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ आर। यानी एक बार रेजोनेंस अचीव कर लिया, इसके बाद भी करंट को वेरी कर सकते हैं यूजिंग रेजिस्टेंस। एक बार रेजोनेंस पे आ गया, रेजोनेंस पे करंट क्या है, मैक्सिमम है, तो क्या ये मैक्सिमम करंट चेंज नहीं हो सकता, ये भी चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। जो आई नॉट मैक्सिमम है कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो ई नॉट बाई आर, भाई साहब वो आर पे डिपेंड कर रही है।
रेजोनेंट करंट जो है वो भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे रेजोनेंट करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस और बढ़ा दो ये और कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कर दो, रेजोनेंस का कोई मतलब ही नहीं है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी ये ग्राफ फ्लैट हो जाएगा एकदम। रेजिस्टेंस बढ़ाते जो ग्राफ ऐसे, रेजोनेंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक शार्प और एक बढ़िया रेजोनेंस के लिए हमें आर की वैल्यू कैसी चाहिए बताओ। एक शार्प एक बढ़िया रेजोनेंस के लिए हमारे पास शार्प एक बढ़िया रेजोनेंस हो, एक हमारे पास बढ़िया रेजोनेंस हो, हमारे पास आर कैसा होना चाहिए सभी लोग बताएं। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चों, लो होनी चाहिए, उतना शार्प रेजोनेंस मिलेगा। ये नेक्स्ट क्लास में और समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल, द वैल्यू ऑफ करंट इन टू सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज सेम, देन बताओ, बताएं। बोथ सर्किट मस्ट बी हैविंग सेम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। ये बात तो गलत है यार। सेम वैल्यू ऑफ L और C बोलने दोनों का सेम होगा, नहीं भाई, इसकी तो कोई कंडीशन नहीं दी है हमने। सेम होने से क्या होता है, कोई फायदा नहीं। दूसरा, इन बोथ सर्किट्स रेशियो ऑफ N इन सेल विल बी सेम, ऐसा भी नहीं है भाई, हमको जीटा L जीटा C सेम चाहिए होता है। तीसरा, फॉर बोथ सर्किट्स रेजिस्टेंस आर इज सेम, एकदम सही, क्योंकि जो आपका रेजोनेंट करंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बोथ सर्किट्स मस्ट हैव सेम इंपीडेंस। अरे कोई बकवास, क्लियर है, बहुत बढ़िया। रेजोनेंट करंट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ आर, उसको L और C से कोई लेना देना नहीं है। चलो, पार एंड पार फैक्टर एट रेजोनेंस, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, इसको भी निपटा दिया जाए। हमें पता है बच्चों एट रेजोनेंस क्या होना है, हमें पता है एट रेजोनेंस क्या होना है, जीटा L जीटा C के बराबर हो जाता है ना, VL VC के बराबर हो जाता है ना, ऐसे लिखते ये लिख देते हैं VL नॉट VC नॉट के बराबर होता है। VL और VC बराबर नहीं कह सकते तो नेगेटिव होते हैं, ये हो जाता है। तो बेटा इस टाइम मेरे ख्याल से वो सिर्फ VR बचता है ऐसे, तो इस टाइम फेज कितना होता है, 0 फेज डिफरेंस। तो पावर फैक्टर क्या चीज होती है, पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, कितना हो जाएगा cos 0, मेरे ख्याल से पावर फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। पावर एवरेज कितनी होगी, पावर एवरेज होती है V RMS I RMS cos फाई। अच्छा, पावर एवरेज किस चीज पे डिपेंड कर रही है, cos फाई पे। पावर एवरेज किस चीज पे डिपेंड कर रही है, cos फाई पे डिपेंड कर रही है। इस टाइम देखो cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू है ये, है कि नहीं, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो होती है। तो पावर फैक्टर इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। आप रेजोनेंस में कोई बल्ब लगा दो चमचमा के एकदम जल पड़ेगा, क्यों, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा आ रहा है। यानी इस टाइम अपनी पावर भी कैसी होगी बच्चों, ये जो एवरेज पावर है क्या होगी, V RMS I RMS और cos फाई की वैल्यू 1 होने की वजह से भाई साहब इसने कैसी वैल्यू ले ली, मैक्सिमम वैल्यू ले ली। तो हमारी जो पावर है वो भी इस टाइम कैसी है, so always remember this, at resonance power is maximum, at resonance power is maximum। अच्छा कितनी होगी निकाल सकते हो पावर एवरेज, बहुत आसान है बेटा, V RMS, इस टाइम V RMS को मैं क्या लिख सकता हूं, सोच के बोलना, क्या V RMS को लिख सकते हैं I RMS इंटू Z इंटू I RMS, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, Z की वैल्यू किसके बराबर होगी इस समय, Z की वैल्यू किसके बराबर होगी, Z की वैल्यू किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो ये हो गया I RMS को लिख सकते हैं I नॉट बाई √2, Z की जगह R इंटू I नॉट बाई √2 लिख सकते हैं।
जेड की जगह आर, आई आर एम एस को आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट का स्क्वायर और रूट टू कितना हो गया हाफ, और क्या लग जाएगा आर। ये होती है मैक्सिमम पार, दिस इज मैक्सिमम पार। कितना आया आई नॉट स्क्वायर आर इंटू हाफ, ऐसे लिख लेते हैं। मैक्सिमम पार कितनी आई आई नॉट स्क्वायर आर बटे हाफ, या सिंपल समझो तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर बोल सकते हो। क्लियर? इसको आरएमएस के टर्म्स में याद रखो तो और बेटर है ना, इसके टर्म्स में नहीं अच्छा लग रहा। वैसे इसके टर्म्स में नेक्स्ट टर्म में पढ़ाना ही पड़ेगा मुझको, ये चीज याद रखना। यहीं से हम लोग नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करेंगे, पकड़ेंगे इसी चीज से। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो आई आर एम एस का स्क्वायर और जेड की जगह आर। अब देखो डीसी सर्किट जैसा हो गया भाई, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है इस टाइम, प्योरली रेजिस्टिव है, आई स्क्वायर आर। और कांस्टेंट करंट के लिए कौन सा करंट रखते हैं आई आर एम एस। अब क्लियर है? या इसी को आप बोल सकते हो, मैंने दिखाया क्या, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर कितना हो गया 2 आर। ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आई आर एम एस क्या होगा आई नॉट बाई रूट टू, तो आई नॉट का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? दिस इज द मैक्सिमम पावर एट रेजोनेंस। चलो बेटा आज का छोटा सा लेक्चर था, अब इसको समराइज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। मैंने रेजोनेंस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक में करना पॉसिबल नहीं था। चलो, करंट इज मैक्सिमम। सबसे पहली बात, करंट मैक्सिमम होता है। कितना होता है मैक्सिमम करंट? जल्दी से समराइज करो, पूरा रेजोनेंस याद हो जाएगा। ई नॉट बाई आर के बराबर। इंपिडेंस जेड इज मिनिमम, जेड अपना मिनिमम होता है। कितना होता है जेड? आर के बराबर। फेज डिफरेंस फाई इज 0। क्लियर है हम लोग को? वोल्टेज वी इधर, करंट आई इधर, यही बचता है जो अपना नेट वोल्टेज है। बैंडविड्थ वगैरह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। जो अपना नेट ईएमएफ है वो किसके बराबर हो जाएगा? वी आर नॉट के बराबर हो जाएगा। फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना। सर्किट कैसा लगता है? अपीयर एज बैंडविड्थ वगैरह क्वालिटी फैक्टर नेक्स्ट लेक्चर में है। क्लियर? नेक्स्ट, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीटा एल इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये तो हम लोग को पता ही था कि रेजोनेंस की कंडीशन ही यही है, जीटा एल इज इक्वल्स टू जीटा सी। और क्या है? रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट एल सी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1/रूट एल सी। नेक्स्ट, द करंट एट रेजोनेंस डिपेंड्स ओनली ऑन रेजिस्टेंस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ एल एंड सी। ये समझे? द करंट एट रेजोनेंस, ये कौन सा करंट है बेटा? मैक्सिमम करंट। क्या बोल रहा है? डिपेंड्स ओनली ऑन रेजिस्टेंस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ एल एंड सी। यानी जो आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है? ई नॉट बाई आर, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ एल एंड सी। पावर फैक्टर कॉस फाई इज यूनिटी, ये हम लोग ने देख ही लिया। फाई की वैल्यू 0 है तो कॉस फाई कितना हो गया 1। पावर फैक्टर कॉस फाई इज यूनिटी एंड पावर कंज्यूम्ड इज मैक्सिमम। जो एवरेज पावर है वो कैसी है इस टाइम? मैक्सिमम है। इसकी वैल्यू देख ली हम लोग ने, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0 1 हो गया था। इसकी जगह आई आर एम एस इंटू जेड इंटू आई आर एम एस, तो हमने बोला क्या हो गया आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। इसी को हमने और क्या लिख के दिखाया आपको? आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर। ये आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। छोटा लेक्चर हो गया क्योंकि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर एंड ट्यूनिंग ऑफ रेडियो लेके आऊंगा, कॉन्सेप्चुअल सा होगा। आज के लेक्चर की डीपीपी आपको क्लास के बाद 8:30 पे मिल जाएगी, तो डीपीपी को सॉल्व करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।